जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए कल अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि स्क्रिप्ट को तैयार करने में मुझे थोड़ा सा समय लग गया था। इस वजह से मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों आज ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। आज दिनांक दोस्तों 21 फरवरी है और आज भी दोस्तों आप लोगों का SSC का एग्ज़ाम है। और ये आज हम जो एनालिसिस कर रहे हैं ये 19 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का दोस्तों इस वीडियो में हम दोस्तों एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर कंप्लीट देखिएगा। अब जिनका भी दोस्तों एग्ज़ाम 25 तारीख को है और तो वो इस क्वेश्चन को ज़रूर आप लोग करके जाइएगा, इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। हालांकि दोस्तों मैंने आपके अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 4 फरवरी से लेकर अब तक के उन सभी शिफ्टों के क्वेश्चन जो हैं आपके जीके के वो मैंने सब कुछ कराए हैं। तो उन पर दोस्तों वीडियो मैंने बना रखे हैं, तो प्लेलिस्ट को एक बार आप लोग देखकर एग्जाम से पहले इनको जरूर कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो आज मैं 19 फरवरी के सभी शिफ्टों के बारे में बात कर रहा हूं। और रही बात कल के एग्जाम की यानी कि 20 फरवरी के, तो उसके लिए भी दोस्तों मैं स्क्रिप्ट तैयार कर रहा हूं। जैसे ही वो स्क्रिप्ट तैयार हो जाता है उस पर भी दोस्तों मैं वीडियो तुरंत अपलोड कर दूंगा, तो उसको भी आप लोग कंप्लीट देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों यहाँ पर हम ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे बात करते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों वीडियो शुरू से लेकर कंप्लीट देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी 19 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट को कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 19 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन का यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में मैं एनालिसिस करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित था। तो दोस्तों वो आर्टिकल था दोस्तों हमारा 30। कौन सा था? आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 की यदि हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है कि आप अपने शिक्षा के जो शैक्षणिक संस्थान है वो स्थापित कर सकते हैं। तो ये हमें क्या बताते हैं? ये आर्टिकल 30 हमें ये अनुमति देता है। यह अनुच्छेद दोस्तों धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को भी अपनी पसंद के अनुसार शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने की भी स्वतंत्रता देता है। यानी कहने का मतलब है कि आर्टिकल 30 से आप अपने धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक के अनुसार आप शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। ये किससे में अनुमति मिलती है? हमको आर्टिकल 30 में मिलती है। इसके बाद दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि तंजौर बाला सरस्वती, यानी इनको हम दोस्तों टी बाला सरस्वती के नाम से भी जानते हैं, इनका संबंध किस नृत्य से है। तो दोस्तों ये तो वही आपको मैंने बताया भी था कि जितने भी आपके नृत्य और नर्तक हैं यहाँ से पढ़ लो, वही लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये आपके हैं भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम कहाँ का है दोस्तों? आपको पता होगा तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। तो जो टी बाला सरस्वती हैं ये दोस्तों तमिलनाडु से नृत्य करती हैं। तमिलनाडु का भरतनाट्यम नृत्य करती हैं। ठीक है, और ये तमिलनाडु से ही बिलोंग करती भी हैं और ये भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। भरतनाट्यम दक्षिण भारत के तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है जो मंदिरों में देव आराधना के रूप में प्रचलित था। किसके रूप में प्रचलित था? देव आराधना के रूप में प्रचलित था। नेक्स्ट अगला दोस्तों क्वेश्चन आता है कि किस राज्य का उच्चतम लिंगानुपात है। तो दोस्तों वो आता है हमारा केरल। केरल का दोस्तों क्या है? दोस्तों सबसे उच्चतम हमारा लिंगानुपात है। 2021 की जनगणना के अनुसार केरल में भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात फीमेल टू मेल रेशियो है जो कि आपकी 940। तो ये तो आपके देखो 940 था, ये आपका 2000 यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। तो 940 महिलाएं प्रति, ये आपका कब का था? तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार होगा। ठीक है, यह राज्य महिला साक्षरता और स्वास्थ्य सेवाओं में भी अग्रणी है। नेक्स्ट है राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो देखो आप सभी जानते हैं कि राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वो दिलाता है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। किस आर्टिकल के तहत? तो ये आता है हमारा आर्टिकल 159 के अनुसार। राज्यपाल को पद ग्रहण करने से पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष दोस्तों शपथ लेनी होती है। ठीक है, तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो आप कहोगे सर राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये राज्यपाल को शपथ दिलाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी। तो दोस्तों बंगाल विभाजन की जो घोषणा है ये 19 जुलाई 1905 को की गई थी। कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की और इस विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुधार बताया गया था। लेकिन असल में यह फूट डालो और राज्य करो। देखो भाई ये जो फूट डालो और राज्य करो वाला जो ये सिस्टम है ना, इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, ये लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था और ये 1911 में यह विभाजन वापस ले लिया गया था। ठीक है, तो यह इसको हम क्या बोलते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, फूट डालो
और राज करो, राज्य हड़प नीति जिसको कहते हैं ना, तो उसको बोलते थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति। तो राज्य हड़प नीति ये थी आपकी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है। ये लॉर्ड कर्जन का था, फूट डालो और राज करो, ये अलग है आपका, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अलग है, ठीक है, उसको अलग याद रखिएगा। वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि राज्य हड़प नीति वो किसने अपनाई थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने क्या बोला था, इसका मतलब इसका जो मेन कारण था वो था कि फूट डालो और राज करो, ये लॉर्ड कर्जन का था, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहता है कि रोलिंग प्लान किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू किया गया था। तो दोस्तों वो थी हमारी पाँचवीं और छठवीं पंचवर्षीय योजना के समय रोलिंग प्लान को लागू किया गया था। और ये कब किया गया था, ये आगे आने वाली शिफ्ट में यदि पूछा जाए तो 1978 से 80 के बीच में ये लागू किया गया था। लेकिन उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे देश के, वो थे मोरारजी देसाई की सरकार ने पेश किया था। और इसका जो उद्देश्य था वो था लचीली योजना बनाना, ताकि ज़रूरत के अनुसार बदलाव भी किए जा सके, ठीक है। ये थी हमारी पाँचवीं और छठवीं पंचवर्षीय योजना के बीच रोलिंग प्लान को दोस्तों स्थापित किया गया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित है। तो देखो बैडमिंटन प्लेयर कौन है भाई, पीवी सिंधु है। कौन है भाई, पीवी सिंधु है, सभी को पता होगा। तो पीवी सिंधु भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल का खिताब जीता था, ठीक है। आगे चलें, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था कि प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। तो दोस्तों जो प्रथम राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए थे आपके बॉम्बे यानी कि मुंबई में दोस्तों ये आयोजित किए गए थे। लेकिन कब किए गए थे, तो पहला जो राष्ट्रीय खेल हुआ था 1924 में बॉम्बे में आयोजित किया गया था। और इन्हें ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना जाता है। बाद में इनका नाम राष्ट्रीय खेल यानी कि नेशनल गेम्स कर दिया गया। पहले इसको ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स कहते थे, लेकिन अब इसको नेशनल गेम्स के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था, आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है, तो 1924 बताना मेरे दोस्त। आगे चले। अगला क्वेश्चन था कि डेविड आयरली का संबंध किस खेल से है। देखो जो डेविड आयरली हैं तो ये दोस्तों जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक से संबंधित है। और जो डेविड आयरली हैं ये एक प्रसिद्ध एथलीट थे, जिन्होंने भाला फेंक में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। भाला फेंक एक एथलेटिक्स खेल है जिसमें खिलाड़ी एक भाला को अधिकतम दूरी तक फेंकता है। जो जितनी दूरी तक फेंकता है उतना दोस्तों बेस्ट रहता है उनके लिए। आगे चलते। अगला क्वेश्चन आता है प्रथम एशियाई खेल। अभी हमने राष्ट्रीय खेल बताया था। देखो राष्ट्रीय खेल जब आपसे पूछा जाए प्रथम राष्ट्रीय खेल, अभी हमने आपको बताया भी था, ठीक है। प्रथम राष्ट्रीय खेल, तो प्रथम राष्ट्रीय खेल कब आयोजित किए गए, तो आप बताओगे सर ये 1924 में आयोजित किए गए। लेकिन इसमें क्या पूछा, प्रथम एशियाई खेल, तो ये 1951 में आयोजित किए गए थे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। ये प्रथम राष्ट्रीय खेल है और ये प्रथम एशियाई खेल है। तो एशियाई खेल कब आयोजित किए गए, 1951 में। कहाँ पर, नई दिल्ली में। लेकिन ये कहाँ पर आयोजित किए गए थे, तो बम्बई में। ये कहाँ आयोजित किए गए थे, तो ये तो हुए थे प्रथम राष्ट्रीय खेल बम्बई में, और एशियाई खेल प्रथम हुए थे नई दिल्ली में 1951 में। और इन खेलों में दोस्तों कितने देशों ने भाग लिया था, 11 देशों ने भाग लिया था। और यह आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में आयोजित प्रथम एशियाई खेल 1951 में आयोजित किया गया था, जिसमें 11 देशों ने हिस्सा लिया था। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन आता है कि नेस्लेन के 25वें नौसेना प्रमुख कौन है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। ये नेस्ले नहीं होगा, ये नेवी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना नेवी के, ये नौसेना होगा, ठीक है। तो नेवी के 25वें नौसेना प्रमुख कौन है, तो वो है एडमिरल आर हरि कुमार। कौन है दोस्तों, एडमिरल आर हरि कुमार। यहाँ पर दोस्तों मिसप्रिंट हुआ है, कर लेना आप लोग सही से। यहाँ पर मैंने बता दिया नेवी के 25वें नौसेना प्रमुख कौन है, एडमिरल आर हरि कुमार। इन्होंने दोस्तों 30 नवंबर 2021 को भारतीय नौसेना का 25वां प्रमुख नियुक्त किया गया था, सॉरी किया गया है। वे भारतीय नौसेना के कई अभियानों का हिस्सा रहे हैं और दोस्तों उनकी नेतृत्व क्षमता दोस्तों काफ़ी सराहनीय है। तो कौन है, एडमिरल आर हरि कुमार है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा आता है राष्ट्रपुत्र मान्यवर के शुभारंभ में पृथ्वी की नारी का जन्म मनाने वाला एक वार्षिक दिवस कहाँ मनाया जाता है, तो वो है दोस्तों आपका उड़ीसा। उड़ीसा में दोस्तों यह विशेष दिवस मनाया जाता है जिसका उद्देश्य नारी सशक्तिकरण और समाज में महिलाओं की भूमिका को उजागर करना है। नेक्स्ट। अब दोस्तों यहाँ से हम बात करेंगे 19 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में आए हुए जीके के क्वेश्चन के एनालिसिस के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों जो मुझे क्वेश्चन मिले थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम 19 फरवरी की सेकंड शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आया था कि लोसार त्यौहार किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। तो दोस्तों जो लोसार है ये दोस्तों एक जो होती है मोडपा जनजाति, किसके द्वारा,
मोनपा जनजाति के द्वारा इस त्यौहार को मनाया जाता है। वैसे आपको बता दें कि लोसार त्यौहार ये मुख्य रूप से तिब्बती नव वर्ष का उत्सव है जो भारत के अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति मनाती है। यह तिब्बत बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है और त्यौहार है और ये फसल कटाई के मौसम के अंत के में किया जाता है। ठीक है, आगे चलें। अगला आया था कि पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था। देखो भाई, पूना समझौता, जब बात आती है पूना समझौता की तो याद रखना कि पूना समझौता 1932 में हुआ था। लेकिन ये किनके बीच हुआ था, तो ये गांधी और अंबेडकर के बीच ये समझौता हुआ था। कब, 1932 में। आने वाली शिफ्टों में पूछ सकता है कि पूना समझौता कब हुआ, 1932। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। ब्रिटिश सरकार के दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा की, जिसका गांधी जी ने डटकर विरोध किया। इसके बाद समझौता हुआ कि जिसमें दलितों को हिंदू समाज के भीतर ही आरक्षण मिला। आगे चलें, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में कौन सा जल निकासी पैटर्न देखा जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्रीलिनियर, यानी कि ध्रुवों के समान। उत्तर भारत में गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों की जल निकासी प्रणाली ट्रीलिनियर पैटर्न यानी कि ट्रेलिस पैटर्न बनाती है और यह पैटर्न मुख्य रूप से पर्वतीय एवं उच्च पठारी क्षेत्रों में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आया था सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसी राज्य की विधानसभा को कौन भंग कर सकता है, तो वो है दोस्तों राज्यपाल। आर्टिकल दोस्तों 174 के तहत राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने की शक्ति प्राप्त है। हालांकि यह कार्य आमतौर पर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। राज्यपाल विधानसभा को भंग तो कर सकता है, लेकिन वो आमतौर पर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की जब सलाह लेगा उसके बाद ही इसको भंग कर सकता है। इसको याद रखना, आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल किसके तहत, 174 के तहत। आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बताएगा कि किसी राज्य की विधानसभा को राज्यपाल भंग कर सकता है, किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 174 है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरीन गैस की प्रकृति कैसी होती है। तो दोस्तों जो क्लोरीन गैस होती है जिसको बोलते हैं Cl2 यानी कि क्लोरीन, तो ये दोस्तों अम्लीय होती है। ठीक है, क्योंकि यह पानी में घुलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनाती है। और हमारे जो आंत में पाया जाता है वो जो पाया जाता है अम्ल एसिड जो होता है वो HCl ही होता है और इसका स्वभाव अम्लीय हो जाता है। यही कारण है कि जल की अम्लता को बढ़ा सकती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किसी राज्य में महिला साक्षरता दर 52 से 66% तक कम थी, तो वो राज्य कौन सा है, तो आपको सर वो है हमारा राजस्थान। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर के लेवल 52.66% थी, जो भारत में सबसे कम थी। यह दर भारत की औसत महिला साक्षरता दर 65.44% से भी काफ़ी कम थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आया था आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन था कि जेरोफ्थलामिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों जेरोफ्थेलेमिया को हम क्या बोलते हैं, इसको हम रतौंधी भी बोलते हैं। ठीक है, अब काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आएगा कि सर जेरोफ्थेलेमिया क्या होता है, तो भाई इसी को रतौंधी रोग भी कहते हैं। और रतौंधी किसकी कमी से होता है, तो आपको सर ये विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। ठीक है, और इसको हम जेरोफ्थेलेमिया एक आँख की बीमारी होती है। ठीक है, रतौंधी कहाँ पर आती है, आँख से। रतौंधी से जो प्रभावित अंग होता है वो आँख होती है और इसलिए आँखों की बीमारी कहते हैं। और ये विटामिन ए की कमी के कारण इस रोग से आँखों की सतह सूखने लगती हैं, कम दिखाई देने लगता है, जिससे रतौंधी हो सकती है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये होता है रतौंधी और अभी मैंने आपको भी बताया था। ठीक है, आगे चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के बारे में क्या जानते हैं। तो दोस्तों 1 करोड़ भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करने का उद्देश्य है, क्योंकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक कौशल विकास योजना है, जिसका उद्देश्य देश में युवाओं को उद्योग उपयोगी कौशल प्रदान करना है। इस योजना के तहत 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया जाना था, जिससे उनकी रोजगार योग्यता बढ़ सके। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि बागवानी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है। तो यह दोस्तों त्वरित, दीर्घकालिक और सर्वांगीण समावेशी विकास। बागवानी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है फलों, सब्जियों, मसालों और औषधीय पौधों की उत्पादकता को बढ़ावा देना। यह योजना आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक लाभ प्रदान करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2024 में किस देश की यात्रा किए थे। तो दोस्तों उन्होंने रूस की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2024 में रूस की यात्रा की थी और यह यात्रा भारत और रूस के संबंधों को मजबूत करने के लिए की गई थी, जिससे रक्षा, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई थी। अगला क्वेश्चन आया था बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन कि 1 ओवर में कितनी गेंदें होती है। तो भाई 1 ओवर में
6 गेंद होती है, तो ये सभी को पता होगा, ठीक है। तो ये थे 19 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। अब दोस्तों यहाँ से हम आपसे डिस्कस करेंगे 19 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका बना था कि पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों आप जब भी जाते हैं, पंडित बिरजू महाराज जो हैं ये दोस्तों एक कथक हैं। क्या है दोस्तों? कथक नृत्य से संबंधित, ये कथक नृत्य कलाकार हैं। और कथक कहाँ माना जाता है? अपने यूपी में। और ये 1986 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और ये प्रसिद्ध कथक नृत्य कलाकार हैं। 1986 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इन्हें दोस्तों ये प्रदान किया गया था। क्लियर? आगे चलें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अभिनय दर्पण के लेखक नंदकिशोर किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, अभिनय दर्पण के लेखक नंदकिशोर जो हैं ये भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे? भरतनाट्यम से संबंधित है। अभिनय दर्पण जो है दोस्तों, यह एक संस्कृत का ग्रंथ है जिसमें नंदकिशोर ने लिखा था। और यह ग्रंथ नाट्य शास्त्र और भरतनाट्यम नृत्य की तकनीकों, मुद्राओं और अभिनय के नियमों पर आधारित है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखो भैया, मैंने बताया था कि क्रांति से क्वेश्चन आ रहा है भाई। भारत में हरित क्रांति का जनक भाई डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन आ गया ना भाई। और हरित क्रांति भारत के कृषि क्षेत्र में से एक बड़ा परिवर्तन था, जिसमें गेहूं, चावल जैसी फसलों को उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। इस क्रांति को सफल बनाने में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसीलिए इसको हरित क्रांति का जनक भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका कि परिवार नियोजन कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना के बीच शामिल थी। तो दोस्तों ये आपकी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979, यह योजना दोस्तों लागू की गई थी 1974 से 1979 में, ताकि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके और सुविधाओं में सुधार किया जा सके। ये दोस्तों परिवार नियोजन कार्यक्रम की पंचवर्षीय योजना पांचवी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि भारत के वर्तमान इस्पात मंत्री कौन है। तो वो हैं दोस्तों श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस्पात मंत्रालय, इस्पात उद्योग के विकास नियमन के लिए जिम्मेदार हैं। वर्तमान इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जो क्षेत्र में सुधार और उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। तो याद रखिएगा इस्पात मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दशहरा मनाया जाता है। तो दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश में जो दशहरा मनाया जाता है उसको बोलते हैं कुल्लू दशहरा। क्या कहते हैं? कुल्लू दशहरा कहते हैं। कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मनाया जाता है। यह एक प्रसिद्ध त्यौहार है और यह दशहरे के दिन रावण दहन के बजाय भगवान रघुनाथ की, यानी भगवान राम की बात की जाएगी। किसकी? भगवान राम की शोभा यात्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि कौन से अनुच्छेद के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कार्यों का विभाजन किया गया है। तो वो है आर्टिकल 246। कौन सा है भाई? आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 क्या कहता है कि भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन को निर्धारित करती है। इस अनुच्छेद की तीन सूचियां हैं। एक तो आपकी थी राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो सूची कितनी है दोस्तों? आपकी 3 सूची हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत किसने की। तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत मोदी के द्वारा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था? कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भरता की दिशा में देश को आगे बढ़ाना। यानी कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर बनेंगे तो हम अपनी ऊपर जो भी हमारा टारगेट रहता है तो हम उसको अचीव भी कर सकते हैं। भाई यदि आप आत्मनिर्भर बनोगे तो इस बार भाई आपका एसएससी जीडी का एग्जाम भी निकलेगा। तो बिल्कुल सही बात है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना और देश को आगे बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किसने किया था। तो दोस्तों राज बिहारी बोस और मास्टर अमीर चंद ने के नेतृत्व में बसंत कुमार विश्वास ने इसका प्रयास किया था। कब? 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया गया था। इस क्रांतिकारी घटना में राज बिहारी बोस, ये कौन है? राज बिहारी बोस और मास्टर अमीर चंद के नेतृत्व में बसंत कुमार विश्वास ने इसका अंजाम दिया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्य को यह अधिकार देता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाए जा सकें। तो वो है हमारा आर्टिकल 53 गा। क्या बोल सकते हैं? 53 गा या 53(3). इसके तहत भारतीय संविधान राज्य सरकारों को यह अधिकार देता है कि वे महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बना सके जिससे उनकी सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा हो सके। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आया था कि 2012 में इश्क वाला लव गाने में से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत किसने की थी। तो वो है नीति मोहन। किसने की थी? नीति मोहन। 2012 में दोस्तों एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था स्टूडेंट ऑफ द ईयर। यह एक लोकप्रिय गाना था इश्क वाला लव।
जिसे नीति मोहन ने गाया था और इस गाने से उन्हें बॉलीवुड में पहचान मिली और इसके बाद उन्होंने कई और भी दोस्तों हिट गाने गाए हैं। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये थे दोस्तों हमारे 19 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो डेली ही दोस्तों आपको एसएससी जीडी के ऐसे ही दोस्तों सभी शिफ्टों के एनालिसिस के दिया वीडियो चाहते हैं और वीडियो के साथ साथ इनका पीडीएफ भी चाहते हैं, तो पीडीएफ जो है दोस्तों हमारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा भाई पीडीएफ? तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, पीडीएफ मैं वहीं पर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप इसका कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त, और वीडियो कैसा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे दोस्त भाई, ताकि हमें भी लगे कि हाँ भाई बाकी मेरी मेहनत है आप लोगों के काम आ रही है, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिले। तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एक प्यारा सा कमेंट, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही डेली क्लासेस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिएगा दोस्तों, और रही बात आपकी कल के एग्जाम की 20 फरवरी की, जो फर्स्ट से तीनों शिफ्टों में जो क्वेश्चन बने थे उसके लिए भी दोस्तों मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो चलिएगा दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और जल्दी आपकी एनटीपीसी मैथ्स और एनटीपीसी जीके की हम क्लास को रेगुलर करने वाले हैं, इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बस अपनी मेहनत को कंटिन्यू बनाए रखो और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलेगा दोस्तों, वीडियो में इतना ही रखते हैं। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।